वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, और इस चैप्टर पे ये हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, जो कि आईकैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 से कंटेंट लिया गया है, और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो बेसिक रूल तो ये है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट्स अगर ऐसे होंगे जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो वाइड होंगे, लेकिन हर बेसिक रूल की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। और एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है, ऐसी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगी और स्टिल वो एग्रीमेंट्स जो हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो दूसरे एसेंशियल्स हैं जैसे सर्टेनिटी, फ्री कॉन्सेंट, लीगल रिलेशनशिप, उनको भी मीट कर रहे हों, उन क्राइटेरिया को भी पूरा कर रहे हों। तो पहला जो हमारे पास एक्सेप्शन है जिसमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि हर एग्रीमेंट तो नहीं होता ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के जी वो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। उसकी कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत आप पूरी कर देते हैं तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। तो ऑरल एग्रीमेंट वैसे तो अलाउड है, लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन आप कर रहे हैं और नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे कर रहे हैं अब, तो वो राइटिंग में होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द लॉ। अब प्रॉपर जो अथॉरिटी है, जहाँ पे जिस तरह अगर वो लैंड है तो आप रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर करवाएं, इसी तरह कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसको जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको रजिस्टर्ड करवाएं, प्रॉपर जो स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन और रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करें। मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी उस एग्रीमेंट में ये बात मेंशन की जाए कि ये ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर के साथ नहीं कर सकते, ये जैसे फादर एंड सन के बीच में होगा, मदर एंड डॉटर के बीच में होगा, तो फादर एंड डॉटर के बीच में हो सकता है। तो ये उन पार्टीज़ के बीच में होगा जो इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर हैं और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आजम फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन बाबर ₹10,000। आजम पुट्स हिज प्रॉमिस टू बाबर इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट। अब ये देखें कि फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये पहली रिक्वायरमेंट मीट हो गई, ये वाली। promises to give his son Babar ₹10,000, okay. आजम पुट्स हिज प्रॉमिस टू बाबर इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट, तो ये 2 रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। और क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो सन वाला है तो 4th रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी के डिज़ायर के बगैर आप कोई सर्विसेज उसे प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर आप उसके लिए उससे पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई वॉलेंट्री सर्विसेज किसी को दे दी हैं और वो बाद में आपको कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर देता है, तो लॉ में इसके लिए फिर कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है। सच प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट the person who is to be compensated has already done something voluntarily। अब किसी ने आपकी गुड्स को आग से बचा दिया। जब आपकी गुड्स को आग से बचा दिया तो आपके कहने पर तो नहीं बचाया, आपसे पूछा भी नहीं, आपकी रिक्वेस्ट पे भी नहीं, तो आपने फिर उसे इनाम एक देने के लिए उससे कहा कि जी आपने क्योंकि मेरे लिए काम किया तो आई वुड कंपनसेट यू फॉर योर ब्रेवरी एंड कंपैशन। और आप अब उससे अगर ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये एग्रीमेंट अब इन्फोर्सेबल हो गया। हालांकि अगर आप इस तरह का उससे प्रॉमिस ना करते तो वो आपसे कोई पैसे क्लेम नहीं कर सकता था, लेकिन अब आपने प्रॉमिस कर दिया और उस प्रॉमिस के अगेंस्ट कोई फर्दर कंसिडरेशन नहीं आई, बट स्टिल दिस प्रॉमिस इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वॉलंटरली और हैज़ डन समथिंग विच द प्रॉमिसर वाज लीगली बाउंड टू डू, तो लीगली बाउंड टू डू था, बट आपने उसके बाद उससे प्रॉमिस किया कि आई वुड स्टिल कंपनसेट यू, यू हैव टू नाउ कंपनसेट। Now see the case. Amir finds Bushra's purse and gives it to her. Bushra promises to give Amir ₹5,000 as reward. Now this promise of Bushra is a contract. हालांकि she could say कि जी ठीक है, आप बहुत थैंक यू,
और कोई प्रॉमिस ना करते हैं कि जी पैसे कोई देने, बट स्टिल इट वुड हैव बीन वैलिड। लेकिन अब क्योंकि प्रॉमिस कर लिया तो अब 5000 पे करने पड़ेंगे। इसी तरह सेकंड केस देखते हैं, आजम स्पोर्ट्स बाबर्स इन्फेंट सन। अब एक लीगल ड्यूटी तो नहीं है कि किसी और के लिए ये काम किया जाए, लेकिन एक मॉरल या सोशल ड्यूटी बनती है कि उस टाइम पर उससे स्पोर्ट की ज़रूरत होगी तो स्पोर्ट कर दिया। बाबर प्रोमिस टू पे आजम्स एक्सपेंसेस इन सोडिंग, कि भाई जितना आपका खर्चा हुआ और वो चीज़ें हुई हैं मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। अगर वो ना प्रॉमिस करता तो आजम जो है वो उससे क्लेम नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसने प्रॉमिस कर दिया तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और अब आजम उससे ये पैसे क्लेम भी कर सकता है। तो ये दूसरा एक सिनेरियो है जिसके अंदर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन पॉसिबल होता है, दैट इज व्हेन यू प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड है जी टाइम बार्ड डेट। अब पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि टाइम बार्ड डेट होता क्या है। तो अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के अंदर आप कोर्ट में जाकर केस करेंगे, लेट से 3 इयर्स। तो ड्यू डेट से 3 इयर्स गुजर जाते हैं और आपने कोर्ट में केस नहीं किया, तो अब आप कोर्ट में जाकर अपने जो डेट है उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। आल्दो हो सकता है आपके पास प्रॉपर एविडेंस भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अब वो जो टाइम था वो गुजर चुका है। एक टाइम की लिमिट है, इस पर एक लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन 1908 का, तो वो एप्लीकेबल होता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी के मुताबिक आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप केस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर टाइम लिमिट होती है। उस टाइम के अंदर रहते हुए आपने केस करना है, अगर उसके बाद आप केस करते हैं तो आपका केस इन्फोर्सेबल नहीं होता। सो अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, टाइम गुजर चुका था लेकिन उसके बाद एक शख्स आपसे वादा कर लेता है कि भाई पैसे मैं आपके नहीं दे सका, लंबा टाइम गुजर गया है, टाइम बार्ड हो चुका है, बट आई वुड स्टिल पे यू। तो क्या इस तरह का प्रॉमिस इन्फोर्सेबल है? इसकी शरायतें हैं कि वो इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड बाय द डेटर होना चाहिए और हिज एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट उसको साइन कर दे, और इट रिलेट्स टू द डेट विच कुड नॉट बी इन्फोर्स बाय क्रेडिटर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। यानी बाकी चीजें ठीक हों, सिर्फ वो टाइम बार्ड था क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन की वजह से उसमें अब केस नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर अब भी वादा किया गया और वो राइटिंग में हो गया और साइंड हो गया और लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला प्रॉब्लम रेलिवेंट था, तो अब केस नहीं किया जा सकता था पहले, लेकिन अब केस किया जा सकता है। तो इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। अदील ओज ₹1000 टू काशिफ द डेट, बट द डेट हैज बिकम टाइम बार्ड। तो काशिफ के पास कोई राइट नहीं है कि वो अदील पर केस कर सके फॉर दिस ₹1000। नाउ बट अदील साइन द रिटन प्रॉमिस to pay Kashif ₹900 कि I would pay 900 of this time bar debt. Now this is valid contract and Kashif can sue for this contract. For this right has ended, enforceability नहीं हो सकती थी, लेकिन अब क्योंकि रिटर्न प्रॉमिस हो गया और साइंड हो गया तो उसकी बेस पर अब केस किया जा सकता है। गिफ्ट्स, तो इसमें जो प्रॉपर बनता है वो तो ये बनता है कि गिफ्ट्स जिन्हें हमें कंप्लीटेड गिफ्ट्स कहना चाहिए। कंप्लीटेड गिफ्ट्स क्या होते हैं? गिफ्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी, यानी जिस पर्सन को गिफ्ट दिया गया उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो तो फिर वो कंप्लीटेड गिफ्ट कहलाएगा। और कंप्लीटेड गिफ्ट्स वैलिड होते हैं। अब जैसे आपने गिफ्ट दिया होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो भी बदले में आपको गिफ्ट दे। तो गिफ्ट में एक तरफ से कंसिडरेशन मूव करती है, दूसरी तरफ से कंसिडरेशन मूव नहीं करती। तो इसमें हम एक सिनेरियो देखते हैं। आरिफ ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू हसीब बाय अ ड्यूली रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड एज अ गिफ्ट। अब एक तरफ से कंसिडरेशन चली गई, हसीब की तरफ से क्योंकि गिफ्ट था तो उसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुई, बट स्टिल देयर वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट although there is no consideration from हसीब। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इस तरह पॉसिबल है, लेकिन इसमें यह है कि गिफ्ट हो जो कि ड्यूली रिटर्न और रजिस्टर्ड डीड से था तो, और कंप्लीटेड है कि यानी हसीब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। प्रॉपर्टी के लिए ये शराइतें रिटर्न और रजिस्टर्ड होने की, बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं रूटीन आइटम्स के, उनके अंदर ये शर्त नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं जब एक शख्स दूसरे के एजेंट के तौर पे काम करता है। अब टिपिकली जो कमर्शियल एजेंट्स होते हैं वो तो जो काम किसी के बिहाफ पे करते हैं उसके लिए कमीशन लेते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स आपके बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको कर देता है, लाइक अगर मैं अपने दोस्त को कोई प्रॉपर्टी जो है ना उसकी सेल करवा देता हूँ और मैं उससे कमीशन नहीं लेता उस काम का, तो दैट वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन।
तो कमीशन ले लेते हैं तो विद कंसिडरेशन हो जाएगी, और आप इस तरह का कोई कमीशन नहीं लेते, आप कहते हैं कि जी ठीक है, दो पर्सनस थे, मैंने उनके दरमियान एक डील करवा दिया तो दोनों का फ़ायदा हो गया, मेरा उनसे एक ताल्लुक था, उस बेस पर मैंने करवा दिया। तो लॉ में ये टोटली एक्सेप्टेबल है कि अगर आप एजेंट के तौर पे काम करते हो और आप कंसिडरेशन नहीं लेते, स्टिल इट वुड बी कंसिडर्ड अ वैलिड कंसिडरेशन। सो अ कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी, भाई हो भी सकती है, ये नहीं कि मना ही है, नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सिनेरियो हम देखते हैं, अरसलान प्रोमिसेस टू सेल फैसल्स हाउस ऑन हिज बिहाफ। नाउ एन एग्रीमेंट बिटवीन अरसलान एंड फैसल इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। इसमें अगर आप देखें तो अरसलान की तरफ से ये कंसिडरेशन है कि ही इज वर्किंग एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ फैसल, जबकि फैसल की तरफ से कोई कंसिडरेशन या कोई कमीशन नहीं है, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अच्छा, बेलमेंट जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप अपनी मूवेबल गुड्स किसी को उसकी पोजेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, और लेकिन सेल नहीं कर रहे होते, यानी आप अपनी गुड्स किसी को दे देते हैं इस्तेमाल के लिए। जैसे आप अगर टेलर को अपना सूट देते हैं बनने के लिए तो उसमें आपका फ़ायदा भी है, टेलर का फ़ायदा भी है। और अगर आप अपने दोस्त को कोई चीज़ दे देते हैं कि यार इसे ज़रा सेफ्टी से रख लो 2-4 दिन के लिए, मैं फिर वापस आऊँगा तो ले लूँगा, तो ये भी बेलमेंट है। और अगर आप इवन ये करते हैं कि किसी आपके दोस्त को एक चीज़ की ज़रूरत थी और आप उसे इस्तेमाल के लिए दे देते हैं, उसके बाद वो वापस कर देता है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भी कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी होती। तो जैसे टेलर वाली मैंने एग्जांपल दी तो उसमें कंसिडरेशन है, दोस्त को उधार चीज़ देने की बात की तो उसमें कंसिडरेशन नहीं है। सो अ कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसे ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं, यानी जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती उसे ग्रेटिशियस कहते हैं, जिसमें कंसिडरेशन होती है उसे नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो है कि ज़हीर लैंड्स अ लैपटॉप टू इमरान टू प्रिपेयर असाइनमेंट विदाउट एनी चार्ज। अब एक तरफ से तो कंसिडरेशन मूव हुई, इमरान की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आई, तो दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो इसके अंदर एक तरफ से कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन और डोनेशंस, तो जब आप कहीं कोई कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा और चैरिटी के लिए दूंगा, तो क्या आप बाद में अगर पैसे ना दे सकें तो वो लोग आप पर केस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक टेक्निकल छोटा सा पॉइंट है, उसको फोकस करेंगे और उसकी बेस पर डिसीजन होगा। वेयर द प्रोमिजी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोमिस मेक्स कमिटमेंट। अब हमने किसी से ये प्रॉमिस किया कि हम उसको डोनेशन देंगे, और उसने उस डोनेशन की बेस पर फर्दर कुछ कमिटमेंट कर ली, किसी से चीज़ें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी से कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर चेंजेस हिज पोजीशन टू द डेट्रीमेंट। फिर तो अगर हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो आगे उसको नुकसान होगा, तो अब वो हमसे क्लेम कर सकता है, तो इसे चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अब इसमें दो सिनेरियो हैं, दोनों सिनेरियो डिफरेंट एंगल कवर करेंगे और हम उनको वन बाय वन देखते हैं। हुसैन प्रॉमिस टू सब्सक्राइब ₹5,000 टू अ फंड स्टार्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल। तो एक आप अपनी सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल बनाना चाह रहे थे और हुसैन ने प्रॉमिस किया कि वो भी 5,000 देगा। तो जो कम्युनिटी के जो ट्रस्टीज थे या मैनेजर्स थे, उन्होंने अ कॉन्ट्रैक्टर वाज इंटरेस्टेड विद द कंस्ट्रक्शन विच इज़ नाउ इन प्रोसेस, उन्होंने उसकी बेस पे कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करवा दी। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि आगे कमिटमेंट हो चुकी है, तो हुसैन इज़ लायबल टू पे द अमाउंट। अब ये पैसे देने पड़ेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि जी उस टाइम तो मैंने जो है ना थोड़ा सा सोशल प्रेशर और फेस सेविंग के लिए कह दिया था और आई कैन नॉट पे, यू हैव टू पे दिस अमाउंट नाउ। अच्छा, इससे ज़रा सा कंट्रास्टिंग केस हम एक देखते हैं। Zara promised to subscribe ₹5,000 to a fund started for rebuilding of a mosque. तो यहाँ पर भी उसी तरीके का एक प्रॉमिस किया गया कि जी कंस्ट्रक्शन की जाए और उसके लिए फंड्स वो कर दिए, बट नो स्टेप्स हैड बीन टेकन टू कैरी आउट द रिपेयर्स के लिए कोई मजीद अभी काम नहीं किया गया। तो हियर यू कैन सी दैट देयर इज नो कमिटमेंट कि जो आगे फर्दर पोजीशन चेंज की गई हो। सो अगर इस टाइम पर केस किया जाता है तो ज़ारा वाज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्दर कमिटमेंट क्रिएट नहीं की गई थी। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट जिस पर आप इस तरह के सिनेरियोज में फोकस करेंगे। एट्थ है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी इनफैक्ट कंसिडरेशन नहीं होती, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर आपकी गारंटी की वजह से कोई शख्स किसी को क्रेडिट दे देता है, किसी को लोन दे देता है, किसी आपकी बात मान लेता है, तो ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन समझी जाती है।
तो गारंटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं। एक को हम प्रिंसिपल डेटर कहते हैं जिसने पैसे देने होते हैं, एक को क्रेडिटर कहते हैं, और एक को श्योरिटी कहते हैं जिसने गारंटी दी होती है। तो असल ट्रांजैक्शन तो जो होती है वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के दरमियान होती है। श्योरिटी की तरफ से क्रेडिटर को गारंटी दी जाती है, और क्रेडिटर ने क्योंकि उसके कहने पर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिट दे दिया होता है तो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन समझी जाती है, हालांकि एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ नहीं दी जा रही। तो हम एक सिनेरियो अंडरस्टैंड करते हैं। बाबर रिक्वेस्ट अरसलान टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। Arslan agrees to do so, provided Adil will guarantee the payment of the price of the goods. Adil promises to guarantee the payment in consideration of Arslan promise to deliver the goods. Now this is sufficient consideration कि गारंटी दी गई, जो गुड्स क्रेडिट पर दी अरसलान ने बाबर को, वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है अदील की गारंटी के अगेंस्ट। सो ये 8 डिफरेंट सिनेरियोज थे जहाँ पे ये अलाउड है लॉ में कि एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकते हैं और वैलिड हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।